अस्सलाम वालेकुम जी। रिसेंटली एफएफसी ने अपने डिविडेंड्स और रिज़ल्ट्स अनाउंस किए थे और इसके अलावा अपनी एक कॉरपोरेट ब्रीफिंग की प्रेजेंटेशन भी दी थी। तो इस वीडियो में उन सब चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अभी करंट हालात के लिहाज से आपको और जिसने भी एफएफसी के स्टॉक्स रखे हुए हैं उसको और लेने चाहिए या नहीं, और इसके अलावा बेचने का सोचना चाहिए या नहीं, और इसके अलावा कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है एफएफसी में तो उसको करनी चाहिए या नहीं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन उससे पहले डिविडेंड्स, रिजल्ट्स और प्रेजेंटेशन और फिर ये लास्ट में ये चीज़ें देखते हैं हम। ये फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाला पेज है। तो आइए देखते हैं इन्होंने जो रिसेंटली पे आउट्स दिए हैं, इसमें डिविडेंड जो है 120% यानी कि 12 रुपीज़ का डिविडेंड जो है अभी इन्होंने अनाउंस किया है सेकेंड क्वार्टर का, और उससे पहले फर्स्ट क्वार्टर में वो 7 रुपीज़ का ऑलरेडी दे चुके हैं। इनकी जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उनमें भी उन्होंने यही मेंशन किया 12 रुपीज़ और 7 रुपीज़ दोनों मिला के 19 रुपीज़ बनते हैं। फिर उन्होंने ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में थोड़ी सी बात की है। उन्होंने जिक्र किया कि प्लांट साइट्स गोट मच्छी एंड पोर्ट कासिम वेंट अंडर टर्न अराउंड ऑफ यूरिया एंड डीएपी प्लांट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो वो टर्न अराउंड मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, वो मेंटेनेंस उनकी हुई है इस पीरियड में। टोटल जो प्रोडक्शन थी उन दोनों की वो 1419 किलो टन्स, और उसके बाद जो डीएपी की प्रोडक्शन थी वो 393 किलो टन्स हुई है। इसके अलावा वो पुअर फार्म इकोनॉमिक्स की बात करें, ये हमने आगे जाके प्रेजेंटेशन देखनी है, उसमें जाके ज़रा डिटेल में देखेंगे। असल में ये कह रहे हैं कि वो इंडस्ट्री में जो ओवरऑल डीएपी की और यूरिया की सेल्स हैं वो डिक्रीज़ हुई हैं। FFC achieved 43% of total urea production by industry but held only 26% of inventory। ये कह रहे हैं जो प्रोडक्शन थी हमारी वो 43% ऑफ इंडस्ट्री हुई थी, लेकिन हमने फाइनेंशियल पीरियड के एंड पे ये जो सेकंड क्वार्टर था सिर्फ 26% इन्वेंट्री जो पूरी इंडस्ट्री है उसके मुकाबले में हमारी रही है, यानी कि ज़्यादा सेल्स हुई हैं इनकी इंडस्ट्री के लिहाज से। इसी तरह डीएपी में भी उनकी 57% जो है वो टोटल प्रोडक्शन थी, लेकिन 40% जो है उनका एंड में बचा है स्टॉक, तो वो भी इंडस्ट्री के लिहाज से ज़्यादा बिका है। अटेंड एग्रीगेटेड रेवेन्यू ऑफ 155 बिलियन, ये टोटल रेवेन्यू अपना बता रहे हैं। इसके अंदर इनकी यूरिया से जो आता है वो भी है, फिर इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह से है वो सारा कुछ है। Improved investment income of 28 billion registered at significant increase enabled the company to earn a higher net profitability of 38.5 billion compared to 26 billion same period last year। तो जो इनकी नेट प्रॉफिट था ना लास्ट ईयर 26 बिलियन था, लेकिन इस दफ़ा जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स से जो इनकम आती है इनकी वो बढ़ी है, तो उसकी वजह से इनका 38 बिलियन ओवरऑल नेट प्रॉफिट रहा है। अच्छा, इसके अलावा वो फिर अपना बैग का बता रहे हैं कि पर बैग जो है हमने 4400 का सेल किया, जबकि वही इंपोर्ट किया जाए तो 9000 का पड़ेगा। एंटाइटलमेंट वगैरह का बता रहे हैं कि कब मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर नीचे आ जाएं तो 6 मंथ एंडेड पीरियड में 20 रुपीज़ जो है वो लास्ट ईयर 20.49 जो था ओवरऑल प्रॉफिट था, जो कि इस दफ़ा 27 रुपीज़ है अर्निंग पर शेयर। और इसी तरह लास्ट ईयर इस सेकंड क्वार्टर का 12 रुपीज़ था प्रॉफिट ओवरऑल, जो कि इस दफ़ा 17 रुपीज़ है अर्निंग पर शेयर। अच्छा, इसी तरह वो लास्ट टाइम 12 रुपीज़ में से उन्होंने कोई 5 रुपीज़ इस तरह कुछ दिए थे डिविडेंड में, और इस दफ़ा 17 रुपीज़ में से उन्होंने 12 रुपीज़ दिए हैं, और ओवरऑल 6 मंथ्स का जो है वो उन्होंने 9 रुपीज़ तक दिए थे दोनों के मिला के, और इस दफ़ा 19 रुपीज़ जो हैं वो दिए हैं। तो डिविडेंड में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। बाकी ये स्टेटमेंट्स वगैरह तो आप इनकी देख ही लेंगे, उसमें एसेट्स वगैरह का होता है कि एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं 2024 की निस्बत। ये वो ओवरऑल एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ये जो ट्रेंड है इनका अर्निंग का वो काफ़ी अच्छा जा रहा है, बढ़ रहा है। स्पेशली अभी FFBL का मर्जर भी हुआ है इनके साथ, तो अब ये अर्निंग वगैरह और ऊपर जाएगी।
वो बल्कि नज़र भी आ रहा है, अब कंबाइंड जो है वो सारा कुछ है। इसके अलावा अब एक इनकी एक प्रेजेंटेशन थी जो कि इन्होंने कॉरपोरेट ब्रीफिंग दी थी, उस पर नज़र मार लेते हैं। इसी तरह एंग्रो फर्टिलाइज़र ने भी एक एनालिस्ट ब्रीफिंग उसकी प्रेजेंटेशन दी थी, उसको भी हमने देखा था अपनी पिछली वीडियो में। उस वीडियो का लिंक भी वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख लीजिएगा, जो एंग्रो फर्टिलाइज़र वाली है। तो इसमें भी ओवरऑल उन्होंने जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है फार्मर्स के लिए, उसके लिए देखा है। फिर हाइलाइट्स एंड चैलेंजेस अपने बताए हैं। फिर परफॉर्मेंस रिव्यू भी किया अपनी, और ग्रुप फाइनेंशियल स्नैपशॉट। ये जो एफएफसी है वो एक ग्रुप का हिस्सा है ना, इसमें फौजी फाउंडेशन की कंपनीज आती हैं, स्पेशली इसके अंडर जो हैं उनकी उन्होंने थोड़ी सी डिटेल बताई है इसमें। तो चलें आप देख लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक हाइलाइट्स में इसमें ओवरऑल जो कंट्री में फार्मर्स के लिए और ओवरऑल जो सिचुएशन है उसकी बात की हुई है। एक तो 100 बीपीएस रिडक्शन इन पॉलिसी रेट जो कि 12% से 11% हो गया है। जनवरी में 12% था, अब 11% में आके हो गया। इसी तरह एग्रीकल्चरल ग्रोथ में 0.56% सिर्फ हुई है Q2 फिजिकल ईयर 25 में, जो कि सेम पीरियड लास्ट ईयर में तकरीबन 6.25% थी। ये लास्ट ईयर जो है हालात काफ़ी अच्छे थे इसके मुकाबले में। अच्छा, इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी नीचे गई है 3.2%, जो कि लास्ट ईयर 12.6% थी सेम पीरियड लास्ट ईयर। दूसरा, इस दफ़ा जो फार्मर्स थे उनके लिए एक तो वो जो क्रॉप्स थी वो इतनी अच्छी नहीं हुई थी, तो जिसकी वजह से फार्मर्स को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा था, स्पेशली वीट के केस में। वो इन्होंने इस दफ़ा बताया हुआ है कि नेट फार्म इनकम फ्रॉम खरीफ क्रॉप्स हैव डिक्लाइंड, हाई इनपुट कास्ट्स एंड क्लाइमेट अफेक्टेड द यील्ड डिक्लाइन एंड रिटर्न्स। उसमें क्लाइमेट में स्पेशली पानी की जो अवेलेबिलिटी थी उसका थोड़ा सा मसला हुआ था, बारिशें वगैरह नहीं हुई थी, तो जिसकी वजह से जो वीट है वो लास्ट ईयर पर एकड़ जो फार्मर्स को फ़ायदा हुआ था वो 13,572 रुपीज़ का था, और इस दफ़ा 10,695 रुपीज़ का पर एकड़ उनको लॉस हुआ है। इसी तरह कॉटन में 20,000 पर एकड़ उनका जो था प्रॉफिट था, इस दफ़ा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करके सिर्फ 4,000 पे चला गया। शुगर केन में 124,000 रुपीज़ जो है तकरीबन वो था इनका प्रॉफिट, इस दफ़ा हाफ से भी नीचे 48,000 पे चला गया। राइस में भी 3 टाइम्स जो है वो कम हो गया है, लास्ट टाइम 72,000 था और इस दफ़ा 25,000 तकरीबन जो है वो रहा है। इसी तरह इन्होंने फिर अपनी बिजनेस हाइलाइट्स एंड चैलेंजेस के बारे में बताया हुआ है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 है वो 38 बिलियन रहा है, जो कि लास्ट ईयर सिर्फ 26 बिलियन था। हाईएस्ट एवर डिविडेंड इनकम इनको 19 बिलियन मिली है। ये असल में डिविडेंड इनकम वो है जो कि फौजी फर्टिलाइज़र वालों को मिली है उनकी अपनी जो डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है उसके मुकाबले में। तो वो कह रहे हैं कि इतनी 19 बिलियन पहले कभी भी हमें नहीं मिला। ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी उन्होंने जो कि कंपनीज में, और वैसे जो जो लोन्स वगैरह दिए हुए होते हैं वो चाहे किसी बैंक में रखे हों या किसी और तरह से, ओवरऑल उनकी जो इस दफ़ा प्रॉफिट हुआ है वो 28 बिलियन है। इसी तरह इनकी ओवरऑल जो कैपिटलाइजेशन है वो बता रहे हैं कि $2 बिलियन पे पहुंची हुई है। फिर लोअर इन्वेंट्री वर्सेस प्रोडक्शन, जो यूरिया की इन्वेंट्री उनके पास करंट है वो 26% है, जबकि प्रोडक्शन जो इंडस्ट्री के मुकाबले में उन्होंने 43% की है। इसी तरह डीएपी में भी उन्होंने इंडस्ट्री के मुकाबले में उनकी जो करंट इन्वेंट्री जो उनके पास पड़ी है सीज़न के एंड पे वो 40% है, जबकि 57% उन्होंने प्रोडक्शन किया। तो ये भी अच्छे फिगर्स हैं, यानी कि उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा थी इंडस्ट्री के मुकाबले में, लेकिन जो इन्वेंट्री एंड में बच की है जो कि सेल नहीं हुई वो कम है। इसी तरह फिर अपने चैलेंजेस वो बता रहे हैं। लॉन्ग टर्म सप्लाई मार्केट इन्वेंट्री लिक्विडेशन, जो इन्वेंट्री पड़ी है उनको अब उन्होंने बेचना है, वो एक इनका चैलेंज है। फिर यूरिया एंड डीएपी मार्केट डिक्लाइन बाय 23% एंड 8% रिस्पेक्टिवली। ये मार्केट डिक्लाइन की ये अब वो होप ही कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ें और फिर ये बिके जो इनका है, तो वो तब ही हो सकता है जब फार्मर्स के हालात थोड़े बेहतर होंगे।
फिर पुअर फार्म इकोनॉमिक्स ड्यू टू लो क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्राइसेस। जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइसेस देनी शुरू की हुई थी गंदम की, तो वो देते थे फॉर श्योर, मेरे ख्याल है शुगर केन की भी देते थे। वो आईएमएफ की जो अभी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स थी उसके बाद उन्होंने खुद जो है वो परचेज करना छोड़ दिया था और वो सपोर्ट प्राइस कोई नहीं दे रहे थे, तो उसकी वजह से भी फार्मर्स को काफ़ी कम प्राइस मिल रही थी, जिसकी वजह से फिर उनका प्रॉफिट कम था और वो फिर ये फर्टिलाइजर्स पे इतनी स्पेंडिंग नहीं की उन्होंने। फिर आ जाता है मार्केट डायनामिक्स। इसमें यूरिया CFR USD पर टन मार्च में 430, जून में 478। जो यूरिया की इंटरनेशनल प्राइसेस है वो 478 जून में थी, जो कि पर टन USD में मार्च में 430 था। तो ये तो खैर एक अच्छी चीज़ है कि बाहर से नहीं आएगा, वो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि पाकिस्तान में जो करंट प्राइस जो दे रहे होते हैं वो काफ़ी कम होती है। इसमें कुछ आई बिलीव थोड़ी सी गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्प होती है एज अ सब्सिडी। तो इसमें जो कि पर बैग जो कि अगर कोई इंपोर्ट करे स्पेशली यूरिया, तो वो 9023 रुपीज़ का पड़ेगा, जो कि लोकल FFC ने 4286 का बेचा है, अवेलेबल किया फार्मर्स को। बेनिफिट ऑफ 81 बिलियन पास टू द फार्मर। ये असल में इसके अगेंस्ट वो कह रहे हैं कि अगर इस प्राइस पे फार्मर्स को लेना पड़ता तो फिर वो 81 बिलियन जो है सारे फार्मर्स को कलेक्टिवली एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती। लेकिन इसमें अब सारा कमाल इनका भी नहीं होता, गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी सब्सिडीज होती है। फिर आगे यूरिया मार्केट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 23%। ये ओवरऑल जो यूरिया की मार्केट है वो कम हुई है। इसमें जो ऑफ टेक्स है सोना यूरिया प्रिल्ड, इसमें दो इनके वेरिएंट्स है, प्रिल्ड और ग्रैनुलर। प्रिल्ड में जो है वो 941 किलो टन सेल हुई है इस दफ़ा, जो कि लास्ट टाइम के मुकाबले में 11% कम है, और इसी तरह ग्रैनुलर में भी 36% कम है। इस तरह अदर्स में भी जो इसके अलावा वेरिएंट्स है कोई, तो उसमें भी 80% जो है वो कम है इनकी सेल, तो ओवरऑल भी -25% रही है। इसी तरह फिर DAP का भी उन्होंने सेम फिगर्स बताए। इसमें भी जो इम्पोर्टेड DAP है और जो इनकी अपनी DAP है उसमें फिर वो बताया कि सेल में कितनी कमी आई है। अच्छा, वैसे मैं इन स्लाइड्स का ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो ये प्रेजेंटेशन भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। फिर ये फाइनेंशियल ओवरव्यू आ जाता है कि रेवेन्यू इनका जो है वो 155 बिलियन रहा है ओवरऑल, जो कि लास्ट ईयर 116 बिलियन था। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 54 बिलियन रहा है, जो कि लास्ट ईयर 48 बिलियन था। यानी कि सेल्स इस दफ़ा कम हुई है ओवरऑल, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है। स्पेशली जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स पे इनकम है उसकी वजह, उसका भी काफ़ी अच्छा उसमें आता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 39 बिलियन वर्सेस 38 बिलियन लास्ट ईयर। अदर इनकम जो है वो 28 बिलियन रही है इनकी, लास्ट ईयर 16 बिलियन थी। ये वो है इन्वेस्टमेंट्स वाली इनकम। इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 38.5 बिलियन रहा है, जो कि लास्ट ईयर के 26 बिलियन से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। फिर अर्निंग्स पर शेयर जो है 27 रुपीज़ रहे हैं, ये दोनों क्वार्टर्स के मिला के, यानी कि फर्स्ट हाफ के H1 2025, जो कि लास्ट ईयर के 20.49 से 7 रुपीज़ ज़्यादा है। अच्छा, इसमें अब ये बता रहे हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में 36% डिविडेंड इनकम थी। फिर इसके बाद 17% जो है वो इन्वेस्टमेंट से, जो इनकम इनकी दूसरी इन्वेस्टमेंट से आ रही थी वो थी। फिर प्रॉफिट फ्रॉम फर्टिलाइज़र ऑपरेशंस जो है वो 47% था। और लास्ट ईयर का भी फिर इसी तरह उन्होंने बताया हुआ है कि ये 19 से 36 होगी। फिर इसके अलावा 24 से 17% होगी जो अदर इनकम थी, लेकिन ये फिगर्स में बढ़ी है। इसी तरह 57% फर्टिलाइज़र ऑपरेशंस वाली थी, वो 47% होगी, लेकिन फिर भी फिगर्स में ये बढ़ी है। फिर इसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन देख लेते हैं 2024 दिसंबर तक जो था वर्सेस, यानी कि पिछले 6 मंथ्स और ये जो अभी गुजरे 6 मंथ्स, वो उन दोनों को इन्होंने कंपेयर किया हुआ है। इनके पास जो इक्विटी है वो 131 बिलियन, जो कि इससे पहले 132 बिलियन थी। स्टॉक्स इन ट्रेड 57 बिलियन वर्सेस 24 बिलियन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो 26 बिलियन है करंट, जो कि पहले 31 बिलियन थी, ये भी इम्प्रूवमेंट है। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो 131 बिलियन वर्सेस 204 बिलियन। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं FFC ग्रुप फाइनेंशियल स्नैपशॉट। इसमें फिर वही बताया हुआ है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 37 बिलियन है। सब FFC का अपना जो प्रॉफिट है वो 21 बिलियन है, और
सब्सिडरीज एंड एसोसिएट से उसको 16 बिलियन आया हुआ है। सब्सिडरीज में इन्होंने फिर ये बताया हुआ है उनके एफएफसी एनर्जी है, एफपीसीएल पावर कंपनी है, फिर फौजी फूड्स है, फाउंडेशन विंड एनर्जी है, फाउंडेशन विंड एनर्जी वन लिमिटेड है, 1 और 2 ये 2 विंड एनर्जी के इनके प्रोजेक्ट्स हैं। फिर एसोसिएट इनके जो है वो फौजी सीमेंट, एसकी बैंक, पाक मॉरोक, हापको, ये सारे जो हैं इनमें से फिर जो भी डिविडेंड्स और जो चीज़ें आती हैं ना उनको। तो रेवेन्यू ओवरऑल 182 बिलियन जो कि लास्ट ईयर 187 बिलियन था 6 मंथ्स में। फिर ग्रॉस प्रॉफिट 63 बिलियन जो कि 55 बिलियन था, और अदर इनकम 10 बिलियन जो कि लास्ट ईयर भी 10 बिलियन ही थी। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इनके जो सोना सेंटर्स हैं, जो कि जिनकी बात हमेशा हम करते हैं, तो वो लास्ट टाइम तक इन्होंने बढ़ा के 70 तक कर लिए थे डायरेक्ट टू कंज्यूमर आउटलेट्स। इसमें ये होता है कि वो डायरेक्टली किसानों के लिए आउटलेट्स ओपन करते हैं, जिसमें डीलर्स की ब्लैक मेलिंग या ब्लैक मार्केटिंग जिसको कहते हैं वो नहीं हो सकती। डायरेक्ट जो प्राइस है, और दूसरा सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो भी फिर क्योंकि ये डायरेक्ट सेल कर रहे हैं तो इनको, और रिटेल प्राइस पे ही कर रहे होते हैं, तो सारा का सारा प्रॉफिट जो है इनको मिल जाता है। तो उसमें इन्होंने आउटलेट्स जो है लॉन्च ऑफ 100 सोना सेंटर, यानी कि पहले ये 70 थे लास्ट टाइम तक, अभी 100 इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा फार्मर नेटवर्क 98,000 तक, यानी कि तकरीबन 1 लाख फार्मर्स भी इनके साथ रजिस्टर हो गए, जो कि डायरेक्टली इनसे फिर परचेजेस वगैरह करते हैं। और इसमें फिर थोड़ी सी और भी सर्विसेज वगैरह आ जाती हैं, सॉइल टेस्टिंग और ये वो, जो कि हमने एग्रो फर्टिलाइज़र के उसमें भी देखा था कि ये सर्विसेज वगैरह इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। फिर लैंड कवरेज तकरीबन जो फार्मर्स इनके साथ हुए हैं रजिस्टर, उनकी तकरीबन 1.3 मिलियन एकड़्स तक जो है वो लैंड अवेलेबल है। इतनी लैंड के फार्मर्स को ये डायरेक्टली जो है वो सेल करें इन सोना सेंटर्स के थ्रू। प्रोडक्ट्स टू बी मार्केटेड थ्रू डीलर नेटवर्क। डीलर नेटवर्क स्टिल इनको ज़रूरत है, क्योंकि 100 जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर है, लेकिन फिर भी पूरे पाकिस्तान के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो डीलर नेटवर्क फिर भी ये यूज़ करेंगे और सोना सेंटर्स। तो जैसा कि आपने डिविडेंड्स रिजल्ट्स और प्रेजेंटेशन वगैरह तो देख ली, इसमें कुछ जो ऑब्जर्वेशंस हमने किए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ओवरऑल एफएफसी की जो सेल्स हैं पिछले साल के पहले 6 मंथ्स की निस्बत इस दफ़ा कम हुई है, लेकिन प्रॉफिट इनका बढ़ा है। पिछले सालों में तो जो पूरा स्टॉक था, जितनी भी फर्टिलाइज़र बन रही होती थी, यूरिया और डीएपी, वो साथ साथ सारा बिक रहा होता था, लेकिन इस दफ़ा फार्मर इकोनॉमिक्स की वजह से ये इतना ज़्यादा नहीं बिका। तो पूरी इंडस्ट्री में मुख्तलिफ जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके पास स्टॉक यूरिया का मौजूद था, लेकिन ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री की निस्बत परसेंटेज में जो फौजी फर्टिलाइज़र है उनके पास कम स्टॉक अवेलेबल था। एफएफसी ने ना सिर्फ अपने फर्टिलाइज़र्स के बिज़नेस से कमाया, बल्कि इसकी जो एसोसिएट्स और सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट्स थी उसके थ्रू भी इन्होंने काफ़ी कमाया। उसमें फिर जो इनकी दूसरी इनकम थी उसमें डिविडेंड्स और इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स का पैसा भी शामिल था। तो ये भी एक एफएफसी का काफ़ी बड़ा एज है कि उनका अगर यूरिया का बिज़नेस या फर्टिलाइज़र्स का बिज़नेस थोड़ा सा नीचे भी जाता है तो उनके पास और भी ऑप्शंस मौजूद है अपनी प्रॉफिट्स अर्न करने के। अच्छा, एक और फैक्ट जो है एफएफसी के बारे में कि एफएफसी इस टाइम पे सबसे बड़ी कैपिटलाइजेशन के लिहाज से कंपनी है। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उसमें सबसे बड़ी कंपनी है। KSE 100 इंडेक्स में पहली कंपनी है सबसे ऊपर, 10% तक वेटेज है इनकी, 10% से भी ऊपर है और सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो ये सब चीज़ें मिलके एक इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाती हैं। और इसके अलावा इनका जो अर्निंग पर शेयर है ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है, बल्कि अभी FFPL के मर्जर के बाद और ज़्यादा इसके शेयर की प्राइस पहले भी ऊपर गई है और ज़्यादा ऊपर जाने की तवक्को भी है। ओवरऑल जिन्होंने लिए हुए हैं उनको अगर और कोई वैसे बेचने नहीं है तो बिल्कुल भी इस वजह से नहीं बेचने चाहिए कि ये इतना ऊपर आ चुका हुआ और क्या पता नीचे चला जाए। तो बिल्कुल होल्ड करके रखें और इसका जो डिविडेंड और जो फ्यूचर इसकी अपसाइड है उसको एंजॉय करें। बल्कि एवरी मंथ या एवरी 3 मंथ्स या जिस तरह भी आपकी इनकम आती है, साथ साथ एफएफसी के शेयर्स की तादाद आप बढ़ाते जाएं। और वो लोग जो नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं वो भी बिल्कुल करें। तो फार्मर इकोनॉमिक्स की वजह से शायद इनकी सेल्स आगे जाके कम भी हो सकती हैं थोड़ी, तो उसकी वजह से टेम्प्रेरी तौर पे इनकी प्राइस नीचे आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ी अच्छी अपसाइड है इसकी।
तो अगर कोई परचेज़ करना चाहता है और वो ये जो टेम्प्रेरी प्राइस अगर नीचे जाएगी भी तो उससे प्रोटेक्ट होना चाहता है, तो उसको चाहिए कि मतलब अगर आपने कोई बड़ी परचेज़ करनी है, बहुत ही ज़्यादा शेयर्स इकट्ठे परचेज़ करने हैं, तो फिर आप ये करें कि मतलब 2-3 दफ़ा में कर लें, कुछ अभी कर लें, कुछ 2-3 माह बाद कर लें, फिर 2-3 माह बाद और इस तरह का करके कर लें। और बाकी अगर आप रेगुलरली परचेज़ शुरू करना चाहते हैं और रेगुलरली करना चाहते हैं, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि साथ साथ हर माह इसमें जितना आप एक ख़ास अमाउंट जो है वो फ़िक्स कर लें और उसको इन्वेस्ट करते जाएं। अच्छा, इसमें एक और सजेशन मेरी ये होगी कि अगर आप फर्टिलाइज़र सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ फिर एफएफसी में ना करें, एग्रो फर्टिलाइज़र में भी करें, उनका भी काफ़ी अच्छा बिज़नेस जा रहा है और वो स्टॉक भी काफ़ी अच्छी प्राइस पे है। वो भी पहले एफएफसी के साथ साथ होता था, तो साथ नहीं तो इसके 2/3 पे भी वो आ सकता है, उसको भी साथ साथ परचेज़ करें। इसके अलावा फातिमा फर्टिलाइज़र ने रिसेंटली काफ़ी अच्छा जो है वो गेन दिया है, वो भी कोई 25-26-27 रुपये का स्टॉक होता था, 124 पे चल रहा है, तो आप उसमें भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और इसी तरह फिर सिर्फ फर्टिलाइज़र सेक्टर में आपने नहीं रहना और डिफरेंट सेक्टर्स में और फिर हर सेक्टर में डिफरेंट कंपनीज़ में भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ओवरऑल मेरे लिहाज से तो एफएफसी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है और इंशाल्लाह इसकी फ्यूचर अपसाइड भी है, लेकिन आपने एक तो वो वाला पैसा जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 5-6 साल के लिए रख सकते हैं स्टॉक्स के अंदर, एक तो वो इन्वेस्ट करें और दूसरा आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, मतलब थोड़ा पार्ट्स में भी कर सकते हैं अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है। और तीसरी चीज़ कि आपने अपने हालात को देख के, अपनी एज को, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को सब कुछ देख के तो फिर आपने डिसाइड करना है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया, जैसे मैंने या किसी और ने कह दिया कि एफएफसी अच्छा शेयर है तो वो सारा कुछ उस पर डाल दें और कुछ अर्से बाद वो टेम्प्रेरी तौर पे भी नीचे जाए और फिर पैनिक होकर आप उसको बेच दें। बाकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी बिज़नेस है तो बिज़नेसेस के साथ काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें कोई बिल्कुल श्योर कोई नहीं कह सकता कि ये इसकी हमेशा अपसाइड है तो अपसाइड ही रहेगी। उसमें टेम्प्रेरी या कोई लॉन्ग टर्म के लिए मसले भी आ सकते हैं, तो आपने अपना डिसीजन खुद करना है अपनी सिचुएशन को देख के और इसको पूरा स्टडी करके। बाकी फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मेरी 1-2 वीडियोस हैं जिनको मैं नीचे लगा दूंगा, तो आप उसकी बेस पे फिर इसका ईपीएस और बाकी सारी चीज़ें देख के फिर अपना डिसीजन करें। इस चैनल पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपने भी मुस्तफ़ीद होना हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।